फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे गुप्त पीरियड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा चुकी थी, समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट गुप्त पीरियड के बारे में जान लेंगे, तो ये क्लास आपकी कंप्लीट रहने वाली है गुप्त पीरियड के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी की गई है। ये वीडियो फिर चाहे आप चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एनटीटी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी अदर एग्जाम देंगे, उन सभी में ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। ठीक है, तो आप इस क्लास को चेक कर लेना। इस यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो यहाँ मैंने लिखा है चंद्रगुप्त सेकंड। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि श्रीगुप्त जो था, उसने सबसे पहली बार क्या स्थापित किया, मतलब गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की थी। ये सेनापति होता था और सेनापति की तरीके से इसने काम किया था। फिर इसका पुत्र हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में जो वास्तविक इनका संस्थापक माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक कौन था, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने लिच्छवी दोहित्र की उपाधि ग्रहण की थी। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। उसके बाद टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है चंद्रगुप्त सेकंड का। इसका टाइम पीरियड 380 से 412 ईस्वी के आसपास रहा। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त काच नाम का एक निर्बल शासक हुआ था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बाद में एक शासक और हुआ जिसका नाम क्या था, रामगुप्त था, जिसे किसके नाम से जानते थे, काच के नाम से जानते थे, जो कि एक निर्बल शासक था और बहुत अच्छा शासक नहीं था। इसका जो प्रमाण है वो रामचंद्र गुणचंद्रकृत नाट्य दर्पण से मिलता है। यानी कि रामचंद्र एक लेखक हुए थे, उन्होंने क्या लिखी, नाट्य दर्पण लिखी थी, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है। ये जो काच राजा था या रामगुप्त था, इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को किसको सौंप दिया था, शकों को सौंप दिया था। और ये बात जो है वो चंद्रगुप्त को सही नहीं लगी, तो चंद्रगुप्त ने शकों से क्या की थी, लड़ाई की, और ध्रुव देवी को क्या करा दिया, उनसे मुक्त कराया। ध्रुव देवी को मुक्त कराने के बाद में इसने क्या कर लिया, उससे विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। रामगुप्त के द्वारा अपनी पत्नी को किसे सौंप दिया गया, शकों को, और शको जो चंद्रगुप्त था, उसने शक राजा से लड़ाई की और उनको परास्त किया। फिर ध्रुव देवी को उसने मुक्त कराया और उससे विवाह कर लिया। ठीक है, विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विशाखा दत्त ने कौन सा नाटक लिखा, इसके साथ साथ उसने उसकी कौन सी कृति में इन सब चीजों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट आपको याद रखना है, विशाखा दत्त के नाटक में देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त सेकंड ने विजय और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ये क्या करते थे, कहीं कहीं पर अपना जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, कहीं पर युद्ध नीति से, कहीं पर विवाह नीति से, दोनों ही तरीके से ये लोग अपना शासन स्थापित क्या करते थे। तो ऐसा ही चंद्रगुप्त सेकंड ने भी किया। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विजय और वैवाहिक नीतियों से क्या किया, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। क्योंकि कुछ एरिया ऐसे थे, कुछ टेरिटरी ऐसी थी जहां पर ये लड़ाई करते और लड़ाई करने के माध्यम से उस एरिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे, और कुछ एरिया ऐसे होते थे जहां पर ये विवाह संबंध स्थापित करते थे और वहां पर उनका जो भी टेरिटरी है वो इन्हीं के अंडर में आ जाती थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हराकर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराए। तो आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको हराकर चांदी के सिक्के चलाए थे, उत्कीर्ण कराए। तो इसने शकों को हराया था, और क्या कौन से सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त पीरियड में सबसे ज्यादा क्या चले, सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो गुप्तों को ही जाता है। पश्चिमी के शकों को हराकर, अब यहाँ पर ये जो शक थे ये भी अलग अलग टेरिटरी में रहते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पश्चिम के शक थे, पश्चिमी के शकों को हराकर उसने व्याघ्र सिक्के चलाए थे, तथा विक्रमादित्य की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। ऐसा इसने शकों को हराया, और किसकी उपाधि धारण की, शकारी की उपाधि भी इसने धारण की थी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको याद रखना है। पश्चिमी के शकों को हराकर उसने व्याघ्र सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकारी की उपाधि धारण की थी। ठीक है,
चंद्रगुप्त सेकंड को देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। चंद्रगुप्त सेकंड को हम किस किस के नाम से जानते हैं, देवगुप्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देवराज के नाम से हम इसे जानते हैं, फिर इसके साथ साथ हम इसे देवश्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों ही नाम किसके हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड को देवगुप्त, देवराज, देवश्री के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने अलग अलग उपाधियां धारण की थी, जैसे इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उस समय में विक्रमादित्य की उपाधि बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। परम भागवत की उपाधियां भी चंद्रगुप्त सेकंड ने धारण की है, ठीक है। और जो आपको महरौली स्तंभ देखने को मिलता है, उस पर भी चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ही चंद्र लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड ही कहीं ना कहीं वो चंद्र रहा होगा जो महरौली स्तंभ पर अभिलेखित है, ठीक है। तो इसने विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की क्या की है, उपाधियां धारण की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त सेकंड की दिग्विजयों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है या उसकी जानकारी भी मिलती है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था, उज्जैनी को बनाया था। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में इनकी राजधानियां पूछ ली जाती है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैनी को क्या बनाया, अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसके समय में जो पाटलिपुत्र है और उज्जैनी है, ये दोनों क्या रहे थे, प्रमुख केंद्र रहे थे। आपको पता है पाटलिपुत्र वैसे भी राजनीति का बहुत ज्यादा प्रमुख सेक्टर रहा था, जो आज आपका बिहार के नाम से जाना जाता है। पटना ही क्या है, पाटलिपुत्र था। तो उस समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी क्या रहे, यहाँ के प्रमुख सेक्टर रहे थे। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाइयार, एक चीनी यात्री भारत आया। फाइयार ने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। तो ये अलग अलग, जैसे चाइना से बहुत ज्यादा लोग आते थे, चीनी यात्री बहुत ज्यादा भारत में आए, ऐसे ही अरबी लेखक आए। चीनी यात्रियों ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। तो ऐसे ही एक चीनी यात्री था फाइयार, जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत में आता है और ये भारत के बारे में लिखता है और क्या कहता है कि मध्य प्रदेश को किसका देश कहता है, ये ब्राह्मणों का देश कहता है, कि एमपी में बहुत ज्यादा ब्राह्मण रहते थे, तो इसलिए इसने से क्या कहा, ब्राह्मणों का देश कहा। उसने अपनी वापसी यात्रा पाटलिपुत्र से प्रारंभ की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइयार किसके टाइम पीरियड में आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में कौन आता है, फाइयार आता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ किसके टाइम में हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में हुआ है। उसके काल में ब्राह्मण धर्म क्या था, प्रचार पर था, यानी कि चरम विकास हो रहा था उस टाइम पीरियड पर। तभी फाइयार ने क्या लिखा है, एमपी को ब्राह्मणों का देश कहा है। इस टाइम पीरियड पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगेगा, मंदिर बनने लगेंगे, मूर्तियां बनने लगेंगी, चित्रकला का विकास होने लगेगा। हिंदू धर्म जो है वो मतलब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब इस टाइम पीरियड पर देखने को मिलने वाला है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अब मैंने आपको पढ़ाया था, समुद्रगुप्त ने भी ये यज्ञ वगैरह जो है इनको कराया था, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड तक आते आते फिर से हिंदू धर्म जो है वो चरम सीमा पर पहुंचने लगेगा और इसका विकास होने लगेगा। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। इसे हम किसके नाम से जान सकते हैं, 9 रत्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 विद्वान रहे थे जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। ये नवरत्न नहीं, 9 रत्न आप कह सकते हैं, क्योंकि नवरत्न जो थे वो अकबर के दरबार में थे। तो ये क्या है, 9 रत्न है, ये अलग अलग है, इनको हम 9 रत्न के नाम से जानते हैं, और जो अकबर वाले थे उन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान 9 रत्न हुए, जिसमें से कालिदास था, धनवंतरी हुआ, शपणक हुआ, अमर सिंह हुआ, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वाहर मिहिर और वररुचि आदि रहते थे, ठीक है। तो ये क्या थे, 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे। किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त के दरबार में थे। आपसे पूछा जा सकता है कालिदास किसके दरबार में हुए, धनवंतरी किसके दरबार में हुए, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया, पूछा गया है ये कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कालिदास रहते थे। कालिदास ने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं। आगे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो इस टाइम पीरियड पर किस किसने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे वाहर मिहिर थे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर धनवंतरी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े चिकित्सक थे ये, वररुचि थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है चंद्रगुप्त
सेकंड का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड इतना ही था और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने ही थे जितने मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा कुमारगुप्त का टाइम पीरियड। यहाँ पर कुमारगुप्त का शासन रहेगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो कुमारगुप्त की अगर हम बात करते हैं तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त से पहले ध्रुव देवी का पुत्र गोविंद गुप्त क्या कर रहा था, यहाँ पर शासक बना था। ठीक है, ध्रुव देवी वही है जिसको कौन बचा कर लाया, चंद्रगुप्त सेकंड बचा कर लाया था। तो इस ध्रुव देवी का बेटा कौन होता है, गोविंद गुप्त होता है। जो गोविंद गुप्त है वो क्या बनता है, यहाँ पर शासक बनता है। ठीक है, तो गोविंद गुप्त क्या बना, शासक बना। इसके बाद है बिलसद अभिलेख के अनुसार, यहाँ पर क्या आता है, बिलसद अभिलेख। बिलसद अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ईस्वी से मानी जाती है। तो अलग अलग अभिलेख अंकित किए गए थे, उसमें से बिलसद अभिलेख जो है वो किसके बारे में बताता है, कुमारगुप्त के टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि कुमारगुप्त ने कब से अपना शासन संभाला था। तो कुमारगुप्त 415 ईस्वी के आसपास क्या बन जाता है, राजा बनता है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। यानी कि जो ये बिलसद अभिलेख है इसमें सिर्फ कुमारगुप्त की नहीं बल्कि इसके जो पूर्वज रहे थे, जो या फिर जो इसकी वंशावली जो आगे आएगी इसकी वंशावली, उन सबके बारे में पूरा का पूरा डेटा इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बिलसद अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वत्समही द्वारा रचित मंदसौर अभिलेख। तो अलग अलग अभिलेख लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के टाइम के मिले हैं। तो कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, ये याद रखना है। सर्वाधिक अभिलेख कहाँ किसके टाइम पीरियड के मिले हैं, कुमारगुप्त के। तो वत्समही ने क्या लिखा है, मंदसौर अभिलेख लिखा है, और मंदसौर में समुद्रगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए बिलसद अभिलेख में किसकी जानकारी है, कुमारगुप्त की जानकारी है। ऐसे ही मंदसौर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं आएगा, कुमारगुप्त ही आएगा। मैंने गलती से समुद्रगुप्त बोल दिया था। तो मंदसौर अभिलेख में क्या मिलता है, मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के शासन की जानकारी है, और यहाँ पर बिलसद अभिलेख में इसकी वंशावली की जानकारी दी गई है। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। बिलसद अभिलेख में क्या है, यहाँ पर बिलसद अभिलेख में कुमारगुप्त की वंशावली है, और इसके साथ साथ मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर किसकी आकृति का प्रयोग किया गया, मयूर का प्रयोग किया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मयूर का उपयोग हुआ है इनके सिक्कों पर। ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है, भीतरी अभिलेख। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, भीतरी मंदिर भी आएगा, 2 मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, भीतरी मंदिर। ठीक है, तो कुमारगुप्त के भीतरी अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में यहाँ पर लिखा है मैंने, पुष्यगुप्तों का आक्रमण हुआ जिससे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। ठीक है, तो ये भीतरी अभिलेख में क्या बताया गया, किसका है भीतरी अभिलेख, कुमारगुप्त के टाइम पीरियड का है, जिसे किसने विफल कर दिया था, स्कंदगुप्त ने विफल किया था। ये सब किसके ऊपर मेंशन है, भीतरी अभिलेख के ऊपर मेंशन कराया किसने, कुमारगुप्त ने। इसके बाद ये इसके टाइम पीरियड की सबसे मेन बात यह है कि इसने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की इसने स्थापना कराई थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, कुमारगुप्त के समय में हुई थी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, तो ये याद रखना है, बहुत बड़ा केंद्र था ये नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त ने श्री महेंद्रादित्य, अश्वमेघ की उपाधियां धारण की थी। हेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम क्या कहा है, शक्रादित्य कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनसांग इसके टाइम पीरियड में भी देखने को मिलेगा, इसने क्या कहा, इसे शक्रादित्य कहा था। हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। हर्षवर्धन कन्नौज, यूपी और हरियाणा, थानेसर की बेल्ट में बहुत ज्यादा एक्टिव था। उसके टाइम पीरियड में कौन आता है, हेनसांग आता है। फिर ये पूरे भारत का भ्रमण करता है, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करता है, नालंदा विश्वविद्यालय में रहता है। तो इसके बारे में जरूर लिखेगा। तो इसने कुमारगुप्त का नाम क्या लिखा, शक्रादित्य लिखा है। कुमारगुप्त के समय हुणों का क्या होता है, आक्रमण होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है हुणों का आक्रमण किसके समय में हुआ, तो ये कुमारगुप्त के समय में ही हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त का टाइम पीरियड यहीं तक था। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जानने वाले हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड 455 से 467 ईस्वी तक रहा है।
स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभ में किसका आक्रमण हो गया? हुणों का। अब यहाँ पर देखो ये कुमारगुप्त के लास्ट टाइम पीरियड में हुणों का आक्रमण होता है और वैसे ही स्कंदगुप्त के समय में भी हुणों का आक्रमण देखने को मिल रहा है। इसके टाइम पीरियड में जूनागढ़ अभिलेख और चंद्रगर्भ के अनुसार महेंद्र सेन यानी कि कुमारगुप्त फर्स्ट के पुत्र ने मलेच्छों यानी कि विदेशी हुणों को क्या कर दिया था? पराजित किया था। स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालक होने के साथ साथ एक कुशल क्या था? प्रशासक भी था, यानी कि ये लड़ाइयां भी करता था और इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त द्वारा बनाई सुदर्शन झील का क्या कराया? पुनरुद्धार कराया था। तो इससे ये पॉइंट पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, जो सुदर्शन झील से रिलेटेड है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त द्वारा बनाई सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य जो है सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली से करवाया था। झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी इसने क्या कराया है? निर्माण कराया है। तो इसीलिए स्कंदगुप्त क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पॉइंट जो है स्कंदगुप्त से बहुत ज्यादा रिलेटेड भी है और आपका इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त क्या था यहाँ पर? इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त ने क्या बनाई थी? सुदर्शन झील बनवाई थी। इसने इसका पुनरुद्धार कराया और इसका काम किसे सौंपा? सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। और इस झील के किनारे इसने क्या बनवा दिया? एक विष्णु भगवान का मंदिर भी बनवा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है इनके टाइम पीरियड पर शैव धर्म और साथ साथ जैसे वैष्णव धर्म है ये बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगे थे, मतलब ये फिर से लोग इनको मानने लगे थे। इसके बाद स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ अभिलेख में शक्रादित्य कहा गया है और जूनागढ़ अभिलेख में परिक्षिप्त वक्ष कहा गया है। ठीक है, तो कहोम अभिलेख में क्या कहा गया? शक्रादित्य कहा गया है। 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग ने अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा? स्कंदगुप्त के दरबार में भेजा था। इसने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राजधानी ये कहाँ ले गया? अयोध्या में ले गया। तो ये देखो इसकी अलग सी राजधानी देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे ऊपर मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त सेकंड अपनी सेकंड राजधानी कहाँ बनाएगा? उज्जैनी में बनाएगा। उसका प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र रहेगा, लेकिन ये कहाँ पर ले गया अपनी राजधानी को? प्रशासनिक एक्टिविटीज के लिए अयोध्या में ट्रांसफर कर दिया इसने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट टाइम पीरियड आते आते गुप्त पीरियड जो था वो डिक्लाइन मोड की तरफ आ गया था। यहाँ पर अब महिलाओं की दशा अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा ही एक अभिलेख मिलता है जिसे हम एरण अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये 510 ईस्वी का अभिलेख है, तो आपसे इसका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख किसके बारे में बताता है? सती प्रथा के साक्ष्य के बारे में बताता है। तो सती प्रथा का साक्ष्य कहां पर मिलता है? सती प्रथा के बारे में कहां देखने को मिलता है? ये भानुगुप्त के उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त के समय में क्या होता है? सती प्रथा होती है 510 ईस्वी में, तभी एक अभिलेख मिलता है एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा के बारे में बताया गया है। गुप्तों के पतन में हुणों के आक्रमण का प्रमुख, अब यहाँ पर इनका पतन होने लगेगा तो इसके कुछ कारण थे, तो उसमें से आपको मैंने बताया इस टाइम पीरियड तक आते आते हुणों का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, तो गुप्तों के पतन का एक प्रमुख कारण हम कह सकते हैं कि हुणों का आक्रमण हुआ होगा। ऐसे ही मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार रखने वाले हुणों का प्रथम शासक कौन था? तोरमाण था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ वो कौन था? जूनागढ़ था। जूनागढ़ सौराष्ट्र में है, तो ये कौन था? सौराष्ट्र का जूनागढ़ राज्य जो है वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद वल्लभी के जैसे छुटपुट जो राजा थे, अब कोई मान लो कोई ताकतवर शासक नहीं बचेगा तो छुटपुट शासक क्या होंगे? वहां से फ्री होने लगेंगे। अब आप अपने हमारे इंडिया से ही लगा लो, मान लो हमारे इंडिया में कोई बहुत ज्यादा पावरफुल शासक ना रहे तो क्या होंगे? सभी स्टेट्स क्या कहने लगेंगे कि मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगा, दूसरी स्टेट कहेगी मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगी। तो ऐसे क्या होता है? सत्ता जो है बहुत कमजोर होने लगती है। तो ऐसा इस टाइम पीरियड पर हुआ। जैसे गुप्त साम्राज्य जो है यहाँ पर कोई शक्तिशाली राजा नहीं बचा, तो अभी ये सब क्या होने लगे? छुटपुट जो राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही वल्लभी के मैत्रेयी अपने आप से स्वतंत्र हो गए, कन्नौज के मोखरी स्वतंत्र हो गए, थानेसर का वर्धन वंश जो है ये भी क्या हो गया? अपने आप में स्वतंत्र हो गया। तो सभी क्या होने लगे? आपस में स्वतंत्र होने लगे, अपना खुद का शासन करने लगे। गुप्तों के पतन के कारण की बात की जाए तो यहाँ पर विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, जिसमें हुणों का आक्रमण सबसे ज्यादा फेमस है। अधीनस्थ राज्य जो है वो क्या होने लगे? स्वतंत्र होने लगे। यही पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। इसमें से कन्नौज के मोखरी वंश अलग हो गया, थानेसर में वर्धन वंश, बंगाल में गोड वंश, ये सब क्या होने लगे? अलग होने लगे। और साथ साथ कुछ अयोग्य उत्तराधिकारी भी थे, जैसे मैंने आपको भानुगुप्त के बारे में बताया, क्योंकि इसके टाइम पीरियड तक महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, तो हम उसे अयोग्य उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं।
इसके बाद इस टाइम पीरियड तक मैंने आपको बताया धार्मिक प्रचार बहुत ज्यादा होने लगा था, मंदिर बनने लगे, मूर्तियां बनने लगी, चित्रकला का विकास होने लगा, हिंदू धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो इस टाइम पीरियड में कुछ गुप्तकालीन मंदिर बनाए गए थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में बस एक हम रीडिंग ले लेते हैं क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने लिखा है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर की अगर बात की जाए तो देवगढ़ झांसी में है ये, ठीक है। तो आपसे पहली बात तो पूछा जा सकता है कहां पर है, देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर है। किसके टाइम पीरियड में बना है, गुप्तों के टाइम पीरियड में बना है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो मंदिर निर्माण में जो शिखर, जो आज हम देखते हैं मंदिर पर एक टॉप सा होता है, शिखर होता है, शिखर युक्त मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये पहला मंदिर था जो शिखर युक्त मंदिर था। तो इसका नाम क्या है, दशावतार मंदिर। कहां पर देखने को मिला, देवगढ़ झांसी में। इसके बाद अगर हम विष्णु मंदिर की बात करते हैं तो विष्णु मंदिर जो है वो उदयगिरी एमपी में मिला है। ये बेस्ट मंदिर का क्या है, साक्ष्य है। अगर हम शिव मंदिर की बात करते हैं तो शिव मंदिर भूमरा नागौर राजस्थान में है। नागौर आपको पता होना चाहिए, पहला ऐसा जिला जहां पर पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को यहां पर क्या हुआ था, पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसके बाद ये क्या है, ब्राह्मण गुहा मंदिर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शिव मंदिर है जो आपको नागौर में देखने को मिलेगा। इसके बाद भीतरी गांव का मंदिर है और एक भीतरी मंदिर है। ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। भीतरी मंदिर और क्या है, यहाँ पर भीतरी गांव का मंदिर है। तो अगर हम भीतरी मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भीतरी गांव का मंदिर है ये भीतर गांव कानपुर यूपी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्कंदगुप्त ने क्या बनवाया था, इसका स्तंभ बनवाया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम भीतरी मंदिर की बात करते हैं तो भीतरी का मंदिर जो है वो भीतरी गाजीपुर यूपी में है। इसे हम ईंटों का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। ईंटों वाला मंदिर जो है वो भीतरी गाजीपुर यूपी में है और भीतरी गांव का मंदिर जो है ये स्कंदगुप्त ने स्तंभ बनवाया था यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर जो है चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति वीर सेन के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद ये कुछ गुफाएं हैं जैसे बौद्ध धर्म की, यहाँ पर जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में देखने को मिलती हैं। ये 27 में से ऐसा कहा जाता है कि 16 नंबर की गुफा, 17 नंबर की गुफा और 19 नंबर की गुफा जो है वो कौन से पीरियड की है, गुप्त पीरियड की है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद इस टाइम पीरियड पर कुछ कृतियां या फिर कुछ पुस्तकें लिखी गई थी जिसके बारे में बस एक बार हम रीडिंग ले लेते हैं ताकि मान लो एग्जाम में इनमें से कुछ आ जाता है तो वो हमारा रह ना जाए। तो यहाँ मैंने लिखा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर शूद्रक हैं, ठीक है। तो शूद्रक ने क्या लिखी है, मृच्छकटिकम लिखी है। चरक संहिता जो है वो किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी। क्योंकि चरक जो है ना ये बहुत बड़े एक तरीके से हम कह सकते हैं आयुर्वेदिक टाइप नहीं होते, जैसे डॉक्टर टाइप में थे, ठीक है। तो चरक ने क्या लिखी है, चरक संहिता लिखी है। काव्य दर्शन किसने लिखी, दंडिन ने लिखी। मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, विशाखा दत्त ने क्या लिखी है, मुद्रा राक्षस लिखी है। सौपनवास दवता भास ने लिखी है। भारवी की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, किरात अर्जुनियम, ठीक है। इसको आप डबल स्टार लगा लेना, ये पूछी गई है एग्जाम में। तो इसका नाम क्या है, किरात अर्जुनियम किसकी है, भारवी की है। पंच सिद्धांतिका वाहर मिहिर की है। ब्रह्म सिद्धांत किसकी है, आर्यभट्ट की। और सूर्य सिद्धांत भी किसकी है, आर्यभट्ट की है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना। सिद्धांत की बात जो है वो कौन करता है, आर्यभट्ट करते हैं, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने क्या लिखी है, ब्रह्म सिद्धांत और इसके साथ साथ सूर्य सिद्धांत। अब अगर हम कालिदास की बात करते हैं तो इसके बाद ये जितनी भी कृतियां आपको देखने को मिल रही हैं सबकी सब किसके द्वारा लिखी गई हैं, कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। क्योंकि कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने इस टाइम पीरियड पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा के विद्वान थे ये। मालविकाग्निमित्रम लिखी है इन्होंने, अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है, विक्रमोशौर्यम लिखी, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मेघदूतम और कुमार संभवम। तो ये जहां भी लास्ट में म की साउंड ये देखने को मिलेगी आपको, वो किसके द्वारा रचित है, कालिदास जी के द्वारा रचित पुस्तकें हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है मूर्ति कला। गुप्त काल की शिल्प कला का जन्म जो है वो कहाँ होता है, मथुरा शैली पर आधारित है। जैसे आज आप गंगा यमुना इनकी मूर्तियां देखते हैं, ये भी किसके टाइम पीरियड की हैं, गुप्त काल की ही देन की हैं।
गुप्त काल जो है वो बेस्ट मूर्तियों का काल कहा जाता है। इस टाइम पर सारनाथ की मूर्तियां देखने को मिली थी। जैसे कुषाण कालीन मूर्तियां थी उनमें नग्नता देखने को मिलती थी। इसके विपरीत यहाँ पर ये ऐसा नहीं था गुप्त टाइम पीरियड पर, ठीक है। चित्रकला में सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो अजंता की गुफाएं, बाग की गुफाएं, बादामी की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। गुप्त चित्रकला के बेस्ट अगर हम उदाहरण देखते हैं तो अजंता के चित्र हैं, बौद्ध धर्म की शाखा महायान से संबंधित है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजंता के चित्रों का आधार धार्मिक था, लेकिन जबकि बाघ की जो गुफाएं थी वो उनका आधार क्या था, लौकिक था। आपसे पूछा जा सकता है बाघ की गुफा कहां पर है, एमपी में है, और अजंता की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। ये क्लास आपकी आज की खत्म हो जाती है। ये आपकी क्लास रिलेटेड हो गई थी पूरी गुप्त पीरियड से, तो यहाँ पर आपका गुप्त पीरियड भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां जाइएगा, वहां आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी और एनटीटी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाई है। आगे कल की क्लास में आपको भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है, तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही आपको और कंटेंट देखने को मिलेगा। और शायद आपको आज शाम को एक हिंदी की क्लास भी देखने को मिल जाएगी, वो DSSB के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां पर 20 मार्क्स की हिंदी आ रही है। वैसे ही आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की हिंदी है, तो आप उसके लिए भी वो क्लास देख सकते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सेम टॉपिक रहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप वो क्लास देख लेना, अगर शाम को वो क्लास अपलोड करती हूँ मैं तो, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगी मैं हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराने की आपको आज, तो आप देख लीजिएगा। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।